हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेसन अप। तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ लिया था। अगर वो क्लास आपको देखनी है तो उस क्लास की वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो डील करेंगे, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो बेसिकली जो हमारे गुड्स हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। पहला, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, देन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड। तो आइए देखते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो बेसिकली फाइनल गुड उन गुड्स को कहा गया जो अपने प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और अपने फाइनल यूजर्स के यूज के लिए रेडी हैं। तो बेसिकली जो ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है हम उसको आगे और डिटेल में डील करने वाले हैं। तो फिलहाल आप इतना समझते हैं कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अपने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं और अपने अल्टीमेट यूजर्स के यूज के लिए रेडी हैं। अब इन फाइनल गुड्स को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, दो पार्ट्स में बांट दिया गया। पहला, फाइनल कंज्यूमर गुड एंड सेकंड, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। तो आइए फाइनल कंज्यूमर गुड्स को देखते हैं। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स are finally purchased by the consumer for the satisfaction of their want। तो बेसिकली एज अ कंज्यूमर हम जो भी चीजें कंज्यूम करते हैं अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो किस कैटेगरी में आती है? फाइनल कंज्यूमर गुड के। जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ की एग्जांपल ले तो हम लोग मिल्क लेते हैं, मिल्क का कंजम्पशन करते हैं डायरेक्टली, क्लोथ्स पहनते हैं, वाटर, जो भी हम फूड आइटम्स लेते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड। मतलब फाइनल कंज्यूमर गुड बेसिकली वो गुड है जो हम अपने डायरेक्ट वांट के सेटिस्फेक्शन के लिए परचेज करते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि फाइनल प्रोड्यूसर गुड। तो these are finally purchased by the producer and are generally used as fixed asset in the process of production, example plant machinery etc। तो बेसिकली ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर फाइनली परचेज करता है और उसको एज अ फिक्स्ड एसेट अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करता है। अगर हम एग्जांपल लें तो प्लांट एंड मशीनरी इसके बहुत बेटर एग्जांपल्स हो सकते हैं कि वो गुड्स बेसिकली ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर परचेज करता है अपने प्रोडक्शन को और ईजी बनाने के लिए, जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको भी देखना काफी जरूरी है। तो पहला, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स ऑफ द बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेसिकली फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जितने भी हाउस होल्ड मतलब हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए, उस एक्सपेंडिचर को हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो बेसिकली आप ये याद रखिएगा कि जो भी हाउस होल्ड खर्च करता है अपने फाइनल कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, उसी को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड बाय द प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जो भी हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पे एक्सपेंड करता है उनको परचेज करने के लिए, उस एक्सपेंडिचर को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अगर हम इन दोनों को सम अप करें तो बेसिकली फाइनल गुड्स के ही दो पार्ट थे, फाइनल कंज्यूमर गुड एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसमें क्या करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स हमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स के ही ये दो पार्ट थे और इन्हीं दोनों के एक्सपेंडिचर को मतलब फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जो एक्सपेंस हो रहा है, जो स्पेंड हो रहा है, उसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड पे जो प्रोड्यूसर स्पेंड कर रहे हैं उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स हमें मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने बोला था कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को आगे डिटेल में हम लोग डील करेंगे, तो अब पढ़ते हैं कि ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है। व्हेन देयर इज अ स्कोप लेफ्ट फॉर वैल्यू एडिशन इन द गुड्स, और वी कैन से दैट गुड्स आर आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, then we can say that goods have crossed the boundary line of production। बेसिकली जब वैल्यू एडिशन का कोई भी स्कोप ना बचा हो और जो हमारा गुड्स है वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर चला गया हो, मतलब अब वो फाइनली रेडी हो चुका है, मतलब अब उसमें कोई भी हम वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते, तब हम उसको कहते हैं कि वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है। तो अब पहले हम आते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, A furniture in a retail shop is all set for sale to its final user. Now, no value can be added to the furniture. The value addition left when it is actually sold to the customer। Basically, हम एक एग्जांपल ले रहे फर्नीचर का जो कि रिटेल शॉप में
बिल्कुल तैयार है बिकने के लिए अपने फाइनल यूजर को, तो अब हम उसमें कोई भी एडिशनल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। अब कोई भी स्कोप नहीं बचा हमारे वैल्यू ऐड करने का। अब लास्ट वैल्यू तभी ऐड होगी जब वो अपने कस्टमर को या कंज्यूमर को उसके बेचा जाएगा। तो if the retailer buys that furniture for 8,000 from wholesaler and sells for 10,000, there is a value addition of 2,000, that is 10,000 minus 8,000. This is the final stage of value addition to the furniture. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर वो रिटेलर वो फर्नीचर 8,000 में बाय करता है होलसेलर से और 10,000 में सेल करता है अपने फाइनल कंज्यूमर को या फाइनल कस्टमर को, तो जो फाइनल वैल्यू एडिशन बची वो 10,000 माइनस 8,000 जो कि 2,000 हुई। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन टू द फर्नीचर। मतलब अब ये फाइनल स्टेज है वैल्यू एडिशन का फर्नीचर में। वंस इट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर, द फर्नीचर विल बी आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, सो देयर इज नो स्कोप लेफ्ट फॉर द फर्दर वैल्यू एडिशन। अगर ये एक बार अपने कंज्यूमर को बेच दिया गया, अपने कस्टमर को बेच दिया गया, तो उसके बाद वो क्या होगा, वो अपने बाउंड्री लाइन से बाहर चला जाएगा और अब उसके बाद कोई भी स्कोप नहीं बचेगी कि उसमें और वैल्यू ऐड किया जा सके। तो बेसिकली अगर हम शॉर्ट में समझे बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन वो लाइन है जिस लाइन को क्रॉस करने के बाद हम फर्दर वैल्यू ऐड नहीं कर पाते अपने प्रोडक्ट्स में। मतलब हम कुछ भी कर लें, उसको पैक कर लें, उसको डेकोरेट कर ले, कुछ भी करके हम उसकी वैल्यू जब ऐड नहीं कर पाते, तब हम कह सकते हैं कि जब कोई भी स्कोप नहीं बचा होता वैल्यू एडिशन का किसी गुड्स में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अब ये गुड्स क्या है कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है। तो आइए एक बार हम फिर से फाइनल गुड्स को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। तो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब अब इन गुड्स में कोई भी स्कोप नहीं बचा, अब किसी भी तरीके से हम इन गुड्स में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, और अब जो कि अपने फाइनल यूजर्स के लिए रेडी हैं यूज करने के लिए। मतलब फाइनल गुड्स वो गुड्स हो गए जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, उनमें हम किसी भी तरीके से कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, और जो कि फाइनली अवेलेबल है अपने फाइनल यूजर्स के यूज के लिए। आई होप अब आप सबको फाइनल गुड्स क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था इंटरमीडिएट गुड्स की तरफ। तो these are those goods which have yet not crossed the boundary line of production। तो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करते हैं, नहीं किए होते हैं। सेकंड, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दोज गुड्स, मतलब अभी भी स्कोप है कि हम इसमें और वैल्यू ऐड कर सकते। थर्ड पॉइंट, विच आर गेट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, और ये वो गुड्स होते हैं जो कि अभी तक बेसिकली फाइनल यूजर्स के लिए यूज के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और in other words, intermediate goods are those goods which are purchased from one firm as a raw material and as a goods for resale। तो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक फर्म दूसरे फर्म से एज अ रॉ मटेरियल परचेस करता है, या फिर अगर वो ट्रेडिंग कंपनी है या ट्रेडिंग फर्म है तो वो क्या करेगा, उस गुड्स को परचेस करेगा और दोबारा रीसेल कर देगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स में अभी भी स्कोप है। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स के हम लोग 3 पॉइंट्स को डील किए, वो क्या क्या है। पहला पॉइंट ये कि अभी तक वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है। सेकंड पॉइंट ये कि अभी भी उसमें वैल्यू ऐड होने का स्कोप है। और थर्ड पॉइंट ये कि अभी तक वो अपने फाइनल यूजर्स के लिए रेडी नहीं हुआ। और हम इनको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज फ्रॉम वन फर्म एज अ रॉ मटेरियल और एज अ गुड्स फॉर रीसेल। तो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स को हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि एक फर्म इसको दूसरे फर्म से खरीदती है एज अ रॉ मटेरियल, मतलब अभी भी उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए उसको, और फाइनल गुड्स में प्रोड्यूस करने के लिए, और सेकंड एज अ गुड्स फॉर रीसेल। तो आइए इंटरमीडिएट गुड्स से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वुड्स फॉर फर्नीचर मेकिंग फर्म एंड क्लोथ्स फॉर गारमेंट कंपनी। बेसिकली जो वुड्स है फर्नीचर मेकिंग फर्म के लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल, मतलब अभी उसमें और वैल्यू ऐड किया जा सकता है। ये अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है और अभी तक फाइनल यूजर्स के लिए यूज के लिए रेडी नहीं है। और जैसे कि गारमेंट कंपनी के लिए क्लोथ्स हो गए जिनको वो और एज अ रॉ मटेरियल यूज करके अपने प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब उससे कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। तो बेसिकली किसी गुड्स का फाइनल गुड होना या इंटरमीडिएट गुड होना वो डिपेंड करता है उसके एंड यूज पे, कि उसका एंड यूज कैसे हो रहा है, मतलब एंड यूज कौन कर रहा है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें मिल्क का, तो मिल्क अगर हम डायरेक्टली कंज्यूम कर जा रहे हैं अपने
डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन को मीट करने के लिए, तो वो क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया। लेकिन यही मिल्क अगर बेकरी परचेज करता है तो वो बेकरी के लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स के हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े थे। सबसे पहला क्या होता है कि वो अपने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करता। सेकंड, उसमें और वैल्यू ऐड की जा सकती है। और थर्ड, जो कि अपने फाइनल यूजर्स के लिए अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे हम बेकरी के एग्जांपल में अगर मिल्क को देखें, तो अभी तक मिल्क ने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है। अभी तक इसमें और वैल्यू ऐड होना बाकी है। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि बेकरी ने 100 रुपीज का मिल्क लिया और इस मिल्क से उन्होंने जो कप केक बनाया, मान लेते हैं उन्होंने 15 केक्स बनाए जो कि थे 150 रुपीज के। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 150 माइनस 100, यहाँ पे 50 रुपए की वैल्यू एडिशन, मतलब 50 रुपीज की वैल्यू एडिशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये बेकरी के लिए मिल्क क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड। क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट के तीनों हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम फिर से रिपीट करते हैं उन तीनों को। पहला, कि वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं की होती हैं वो गुड्स। सेकंड, अभी उसमें और वैल्यू ऐड हम कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 100 के मिल्क को हम लोगों ने 150 में कन्वर्ट किया, मतलब यहाँ पे भी 50 रुपीज की वैल्यू एडिशन हुई। और लास्ट, वो अभी तक अपने फाइनल यूजर्स के यूज के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पे मिल्क अभी तक बेकरी के टर्म्स में फाइनल यूजर्स के लिए यूज के लिए रेडी नहीं है। अभी उस मिल्क को कन्वर्ट करना है किसमें, केक्स में, उसके बाद वो फाइनल यूजर्स के यूज के लिए रेडी होगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक ही गुड फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड एट अ टाइम हो सकती है। सो गाइस, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।